Hello everyone and welcome back to SK1K Sanva back again with another video of mine. And आज हम लोग जो बात करेंगे it is about a very important topic in quantum mechanics and that is the Schrodinger's equation. Well, the Schrodinger's equation is definitely something really important when we want to solve problems of quantum mechanics or study various cases. लेकिन ये इक्वेशन हमें क्या एक्चुअल में बताता है? What does the equation exactly tell you? What did Schrodinger want to convey with his equation? Indeed, instead मैं आपको बताना चाहता हूँ that a physicist even said to Schrodinger right to himself that it is so ironic that others believe in your equation more than you do. So यहाँ पे Schrodinger ने एक्चुअल में अपना इक्वेशन डिराइव तो किया था, अपना वेव इक्वेशन डिराइव किया था, लेकिन इसकी काफी सारे जो हमारे स्ट्रेंज फेनोमेना होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में as the equation itself predicted. So nobody at that time in the 20th century was willing to accept that reality could be so strange and it could behave in so weird manner or the electrons could behave in so weird manner. तो यहाँ पे जो श्रोडिंगर ने एक्चुअल में इस वेव इक्वेशन को डिराइव किया था तो उसमें कुछ इनएक्यूरेसीज भी थी, कुछ इंट्यूटिव जंप्स, कुछ इंट्यूटिव यू सी लीप्स भी थी, लेकिन he in the end derived it and the equation as we know correctly describes quantum phenomena. उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हाइजेनबर्ग ने simultaneously अपनी अलग मैकेनिक्स डेवलप की. So here I'd like to tell you about two different formulations of quantum mechanics as of 1927. So around that time जिस साल में हम हाइजेनबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था तो उस टाइम के अराउंड तो दो फॉर्मुलेशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स थी, दैट ऑफ श्रोडिंगर and that of Heisenberg. Well, Schrodinger ने अपना वेव इक्वेशन दिया to explain quantum phenomena and Heisenberg ने instead matrices का यूज किया था. So you will see two different kinds of mathematics. Schrodinger uses differential equation approach. On the other hand, Heisenberg uses linear algebra. That is, matrices को यूज करते हैं to explain the wave functions, what you call them, and to explain quantum phenomena. And ये independently ये दोनों approaches develop हुए. So you can do quantum mechanics either way, though the linear algebra way is often considered to be more suitable to problem solving and यहाँ पे इसके जो notations है वो भी ज़्यादा use होते हैं. लेकिन अगर Schrodinger's wave equation की बात करें, so it is the fundamental equation that governs quantum behavior according to Schrodinger's mechanics, जिसे वेव मैकेनिक्स कहते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट टू हाइजेनबर्ग्स पिक्चर विच इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग्स मैट्रिक्स मैकेनिक्स. तो श्रोडिंगर की वेव मैकेनिक्स में यहाँ पे जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ये वही रोल प्ले करता है जो कि F इक्वल्स एम ए न्यूटनियन मैकेनिक्स में प्ले करता है. सो इन न्यूटनियन मैकेनिक्स यू हैव समथिंग लाइक दिस, यू हैव अ पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल कैन एक्सेलरेट थ्रू अ पोटेंशियल फील्ड एंड जब ये पार्टिकल किसी पोटेंशियल फील्ड के थ्रू एक्सेलरेट करता है, इन जस्ट मोर सिंपल टर्म्स, जब कोई दूसरा फोर्स इस पे एक्सर्ट होता है या फिर कोई ये मान लो किसी वेल के अंदर जा रहे हो और इट राइजेस टू अ क्लिफ, तो दिस इज जस्ट सेम एज एक्सपीरियंसिंग अ पोटेंशियल वेल और पोटेंशियल बैरियर, थिंग्स लाइक दैट. तो उस केस में इस पे फोर्सेस एक्सर्ट होते हैं. अगर मुझे पता है कि ये पार्टिकल कहाँ पे है एंड इनिशियली किस डायरेक्शन में मूव करे, किस स्पीड के साथ, मैं किसी भी लैटर टाइम में इसकी पोजीशन एंड इसकी स्पीड विद डायरेक्शन ए की वेलोसिटी बता सकता हूँ अकॉर्डिंग टू F इक्वल्स एम ए. तो ये हमें न्यूटन ने बताया था कि अगर आपको एक पार्टिकल का पास्ट पता है तो आप उस पार्टिकल का फ्यूचर भी पता कर सकते हो, उस पार्टिकल का प्रेजेंट भी पता कर सकते हो. दैट इज यू कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर यूजिंग न्यूटन्स लॉज. तो यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स कम्स इनटू प्ले एंड हाइजेनबर्ग श्रोडिंगर के पिक्चर में आप एक्चुअल में देखते हो कि ये जो F इक्वल्स एम ए है वैसे ही आपके पास श्रोडिंगर के पिक्चर में उनका वेव इक्वेशन है. व्हाट इज श्रोडिंगर्स इक्वेशन? It is minus h bar squared this over 2m times the second derivative of this quantity, the wave function what Schrodinger called it, with respect to x, and here I am assuming a one-dimensional motion along x only, plus the potential energy function with respect to x or as a function of x times the wave function equals negative iota h bar and the time derivative of wave function. So this is a partial derivative that we are considering over here. तो यहाँ पे एक क्वांटिटी आपको वेव फंक्शन दिखेगी विच इज डिनोटेड बाय साई, जो कि पोजीशन एंड टाइम की एक फंक्शन होता है. हियर यू सी द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन जो कि क्लियरली यहाँ पे होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? क्योंकि दिस पार्टिकल में बेसिकली एक्सपीरियंस अ पोटेंशियल फील्ड, इट में एक्सपीरियंस अ पोटेंशियल फंक्शन, क्योंकि पोटेंशियल फंक्शन
की वजह से ही किसी पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट होते हैं. And other than that, you find this constant which is h bar over here, which is the reduced Planck's constant, which is Planck's original constant over 2 pi. Here m is the mass of the particle. You find iota, which is nothing but the square root of -1, the imaginary number, the unit imaginary number. Now the thing is, ये equation आपको बताता क्या है? What this tells you is कि जैसे f equals ma में आप ये quantity and that quantity find कर सकते हो, quantum mechanics में according to Schrodinger you can solve the wave equation for a particular potential function. कि अगर मेरी potential function कुछ ऐसी होती, let's assume a very simple case of a harmonic oscillator, तो classical mechanics में आप harmonic oscillator का case solve कर सकते हो really easily. तो वो जो potential energy function होती है, which is here half kx square, so that for a spring mass system, मान लीजिए आपके पास spring mass system है. Here what you do is you attach a mass with a spring. अगर k is the spring constant which is the measure of the stiffness of the spring, and इस ब्लॉक को मैंने x amount से डिस्प्लेस किया था, the potential energy जो कि इसमें स्टोर होती है, that is half kx square. तो यहाँ पे ये k क्या है? Well, that is basically the spring constant. k को also आप represent कर सकते हो in terms of what you call the angular frequency of oscillation. कि अगर मैंने इसे x amount से डिस्प्लेस किया तो ये ऑसिलेट करती है. यहाँ पे कितनी तेज ऑसिलेट करती है ये आपको बताता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो इस स्प्रिंग कांस्टेंट को हम लोग m ओमेगा स्क्वायर, दैट इज द मास ऑफ द ब्लॉक टाइम्स इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर लिख सकते हैं. वेल इफ यू डू इट दैट वे, सो यू हैव द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन एज हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर. एंड यही पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन अगर मैंने श्रोडिंगर्स इक्वेशन में रखा, so I can solve this equation and obtain the wave function for the quantum harmonic oscillator. That is the quantum equivalent of the simple harmonic oscillator. तो यही potential energy function अगर हम लोग यहाँ पे श्रोडिंगर्स इक्वेशन में रखते हैं, you obtain solutions for quantum harmonic oscillator. Now the thing is, इस differential equation को solve करने के बाद you basically get what you call the wave function psi over here, that is as a function of x and as a function of time, so it is a function of both space and time. and ये जो आपका वेव फंक्शन आपको जो भी मिलता है, इसका आप यूज करते हो in calculating expectation values of whatever quantities you are interested in. Well, now what are expectation values? Expectation values are average values of measurement. And what average values? Well, what Schrodinger tells you is this, कि मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है. वेल क्लासिकल मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे न्यूक्लियस को ऑर्बिट करता है, डेफिनेटली ऑर्बिट्स द न्यूक्लियस. कैसे करते हैं? इट माइट गो इन सच अ काइंड ऑफ ऑर्बिटल, इन सच अ काइंड ऑफ ऑर्बिट द सेम विच इज द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन और द मून अराउंड द अर्थ. लेकिन यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में ये ऑर्बिट इतना सिंपल नहीं होता है ड्यू टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल व्हिच आई एक्सप्लेन इन माय प्रीवियस वीडियो ओनली. तो ये ऑर्बिट इतना सिंपल नहीं होता है एंड यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एज अ वेव बिहेव करता है. दैट इज व्हाई श्रोडिंगर्स वेव मैकेनिक्स एंड दैट इज व्हाई इट इज द वेव फंक्शन. तो हर एक पार्टिकल जो कि आप ले सकते हो, जो कि आप कंसिडर कर सकते हो, एवरी क्वांटम पार्टिकल, एंड सिंस एवरीथिंग इज मेड ऑफ क्वांटम पार्टिकल्स, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वेव बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है. So you can associate a wave with every particle in this universe, and this is in fact the reason क्यों श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन बनाया था, क्योंकि अगर पार्टिकल वेव लाइक प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं then you need to have a wave equation for them, and that is Schrodinger's wave equation. तो हम लोगों ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट कर दिया एक फंक्शन जो कि इसकी वेव प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है, जो कि इसकी वेव लाइक प्रॉपर्टीज को शो करता है, विच इज दी वेव फंक्शन. अब इस वेव फंक्शन में सारी इंफॉर्मेशन कंटेन्ड होती है कि ये जो वेव का पैकेट है, दिस वेव पैकेट व्हाट यू वुड कॉल द इलेक्ट्रॉन एज फ्रॉम द वेव लाइक प्रॉपर्टीज और फ्रॉम द वेव पॉइंट ऑफ वेव. तो ये वेव पैकेट कहाँ पे जाएगा, कैसे जाएगा, कितनी अनसर्टेनिटी के साथ जाएगा, इसकी इंफॉर्मेशन वेव फंक्शन में होती है, जो कि हम लोगों ने श्रोडिंगर्स इक्वेशन सॉल्व करके अपना रिजल्ट जो भी ऑब्टेन कर लिया. तो अगर मेरे पास ये यहाँ पे एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन होगा जो कि न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर सिंस ये वेव लाइक बिहेवियर एग्जिबिट कर रहे हैं, यू कैन नॉट एक्चुअली टेल, एंड दिस वाज एक्चुअली हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वेयर इट इज at the same time telling that what its momentum is, that is uncertainties in position and uncertainties in momentum. And this is क्योंकि कोई भी क्वांटम पार्टिकल ऑफन ऐसा होता है कि एक सुपरपोजिशन
ऑफ स्टेट्स में होता है, क्योंकि जब हम लोग वेव फंक्शन कैलकुलेट करते हैं तो हमें इसकी कई वैल्यूज मिलती हैं, कई वैल्यूज एक्चुअली मिलती हैं। एंड यहाँ पे ईच वैल्यू आपके एक स्टेट रिप्रेजेंट करता है। एंड कोई भी आपके पास पार्टिकल होगा ये ऑफन कई स्टेट्स के मिक्सचर में होता है, एक सुपर पोजिशन में होता है, कई स्टेट्स के सम में होते हैं, मतलब दिस स्टेट प्लस दिस स्टेट प्लस दिस स्टेट एंड सो ऑन। सिंस ये कई स्टेट्स की सुपर पोजिशन में है, तो आपको मिला कि आपके पास इस स्टेट में जो आपकी पोजीशन मिल रही है, ये पोजीशन भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, एंड आप सिर्फ इसे प्रोबेबिलिटीज असाइन कर सकते हो। एंड सिमिलरली फॉर मोमेंटम, एंड यहाँ पे दैट इज द रीजन एज आई एक्सप्लेन्ड Heisenberg's uncertainty principle in the previous video, since it is in superposition of states with various velocity, with various momenta and various positions at the same time। तो श्रोडिंगर आपको बताते हैं कि आप सिर्फ यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ही प्रॉपरली एक्यूरेटली किसी क्वांटम पार्टिकल की कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज दैट एक्सपेक्टेशन वैल्यू? वेल, इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स दैट कैन बी कैरिड आउट इन ऑन दिस पर्टिकुलर क्वांटम पार्टिकल, एंड दिस एवरेज वैल्यू इज जस्ट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। सो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू की जो इन्फॉर्मेशन होगी ये कहाँ पे स्टोर होती है? इस वेव फंक्शन में स्टोर होती है, जो कि आपको श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मिलता है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन बेसिकली इज नथिंग बट द वेव इक्वेशन फॉर वेव लाइक पार्टिकल्स, और लेट्स जस्ट से मैटर वेव्स, जो कि जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन इंकोडेड होती है, एंड आप अपने रिस्पेक्टिव पोटेंशियल फील्ड्स इसमें रखते हो एंड यू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड गेट। इनफैक्ट श्रोडिंगर इक्वेशन का टाइम इंडिपेंडेंट वर्जन भी होता है, जहां पे इसे सिंपली रिड्यूस किया जा सकता है, एंड आई हैव आल्सो शॉट अ वीडियो ऑन दैट। सो मेकिंग इट क्विट शॉर्ट, अगर मैं इससे बताऊं तो इससे आप ऐसे भी लिख सकते हैं एज द हैमिल्टनियन ऑपरेटर ऑन साई इक्वल्स द एनर्जी टाइम्स साई। एंड यहाँ पे अब मैं जिस साई की बात कर रहा हूँ, दिस नॉट एग्जैक्टली दैट वेव फंक्शन, यू माइट कॉल इट द स्पेशल वेव फंक्शन एज ऑफ, अगर आप वेव फंक्शन को एज दिस one function of space only times other function of time only represent करते हो, so you can break down this Schrodinger's equation by separation of variables, and when you do that what you will obtain is कि Hamiltonian operator on this spatial wave function energy times this spatial wave function के equal होता है। What is Hamiltonian operator? Well, Hamiltonian is the sum of kinetic and potential energies of a system. So Hamiltonian operator is the sum of kinetic energy operator plus the potential energy operator. Kinetic energy is basically P square over 2m, that is momentum squared over the twice of mass, and potential energy of course different in different cases. तो यहाँ पे kinetic energy का जो operator होगा it is momentum operator square over 2m, and potential energy का operator depending on how you are basically considering what particular case you are considering for the potential wave function। ये जो आपको total Hamiltonian operator मिलता है, this when operates on the spatial wave function will give you the energy E in a particular eigenstate times this spatial wave function itself. So that is the time independent Schrodinger equation. So that I mean to tell you what the Schrodinger equation is. So time dependent in particular and what it actually tells you. That was all for today's video of mine, and thanks to all of us.